नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से की मुलाकात। मृतक छात्रों के परिजनों के लिए मुआवजा घोषित करने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कही बात। दिल्ली सरकार पर हमलावर भाजपा का प्रदर्शन जारी। संसद में भी गूंजा दिल्ली कोचिंग हादसे का मामला। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने घटना पर जताया दुख, कहा व्यवसाय के केंद्र बने कोचिंग सेंटर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घटना को बताया बेहद चिंताजनक। कोचिंग हादसे पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लापरवाह रवैये पर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा में भी दिल्ली कोचिंग हादसे पर घिरी दिल्ली सरकार। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही ने ली निर्दोष छात्रों की जान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी घटना को लेकर प्रशासनिक लापरवाही पर खड़े किए सवाल। शराब नीति मामले में और बढ़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ दायर की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट। हाईकोर्ट में जमानत याचिका की सुनवाई पर फैसला सुरक्षित। क्वाड विदेश मंत्रियों के साझा वक्तव्य में दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर जताई गई चिंता। तटरक्षक और सैन्य युद्धपोतों के आक्रामक प्रयोग को किया गया रेखांकित। क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का जताया गया संकल्प। पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अर्जुन बाबूता मामूली अंतर से पदक से चूके, हासिल किया चौथा स्थान। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित वर्ग में मनु भाकर और सरबजोत सिंह कांस्य पदक के लिए खेलेंगे कल। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में राजेंद्र नगर में हुई कोचिंग सेंटर की घटना पर चर्चा के दौरान दुख जताया, साथ ही दिल्ली सरकार को गैर जिम्मेदार बताया। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में कोचिंग सेंटर की घटना पर चर्चा के दौरान कहा कि इस घटना पर राजनीति या लापरवाही करने की बजाय जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी समस्या का समाधान होगा। सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाकर उसमें से कोई समाधान होगा। राज्यसभा में धर्मेंद्र प्रधान ने भारत सरकार के कोचिंग सेंटर के लिए जारी एडवाइजरी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2024 में जो कोचिंग सेंटर को लेकर दिशा निर्देश थे, अगर उन पर ध्यान दिया गया होता तो ये घटना नहीं होती। कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेफगार्ड बच्चों के बारे में क्या क्या लेनी चाहिए और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कैसे हो, और उसमें कुछ कोई खिलाफ करता है तो उसकी पेनल्टी व्यवस्था क्या हो और राज्यों ने क्या क्या किया है। ये सारे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2000 जनवरी 24 में एक एडवाइजरी सारे राज्यों को दिया है। अगर उस एडवाइजरी को राज्यों ने पालन करते, किसी भी राज्य हो, शायद आज के दुखद घटना नहीं होता। इससे पहले राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर आजकल एक व्यवसाय बनकर रह गए हैं। I find that youth demographic dividend of the country has to be nurtured. I further find that
coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. In a country where opportunities are getting enlarged, this silo is turning out to be a problem. The honorable members have raised an issue. I deem it appropriate to have a short duration discussion or a calling attention, first under 176 or under Rule 180. For that, I will confer with the leaders of the parties immediately. लोकसभा में भी कोचिंग सेंटर हादसे पर सदस्यों ने अपनी राय रखी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना को लेकर दिल्ली सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने घटना की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी घटना को दुखद बताया। उन्होंने इस बारे में प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े किए। Shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. There is sadly a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing. और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा। उस नोटिस देने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आगे उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर समय पर ये सब एक्शन ले लिए जाते, पहचान कर ली गई है कि ऐसे स्थानों पर नोटिस देने के बाद वहाँ कोई कार्रवाई कर दी जाए, तो शायद ये इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता था। तो ये सरासर लापरवाही मैं समझता हूँ, जो एजेंसियाँ इसकी जिम्मेवारी हैं, या तो MCD है और या फिर दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार को मुख्य रूप से इस प्रकार सारे ड्रेन, सब नाले साफ करने की जो एक पहल करनी चाहिए। वर्षा शुरू होने से पहले ये सारे काम पूरे होने चाहिए। मैं तो चूँकि हरियाणा में मुख्यमंत्री रहा हूँ, 9 वर्ष तक ये काम किया है। हम वर्षा शुरू होने पहले 2 बार मीटिंग करते हैं, एक बार जनवरी में, एक बार मई में। जनवरी में सारे काम आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं कि इनको किस किस को ठीक करना है, और मई में उसका रिव्यू लिया जाता है कि वो सब ठीक हुए कि नहीं हुए, कोई कमी है तो अभी भी महीने भर का समय हमारे पास है, उसको ठीक कर लिया जाए। लेकिन ये नाला जिसके बारे में 40 वर्ष पुराना ये नाला है, और इस 40 वर्ष पुराने नाले में और इसकी जो गहराई है वो भी कई फुट बताई गई है, शायद 15 से 20 फुट की गहराई होगी, और ये एक दिल्ली शहर के बीचों बीच का ये नाला है। ये नाला यानी गुरु नानक मार्केट, देशबंधु गुप्ता रोड और फिर उसके बाद न्यू रोतो रोड होते हुए सराय रोला और इसके बाद शास्त्री नगर होकर के सीधा नजफगढ़ ड्रेन में जाता है। एक बीचों बीच पूरे शहर का एक ये मलबा या इस प्रकार का पानी, स्टॉर्म वाटर, ये सब ले जाने के लिए उसमें है। लेकिन दिल्ली सरकार की यानी लापरवाही किस प्रकार की है, मैं एक घटना शायद इससे जोड़ना कि नहीं जोड़ना वो आप लोग निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मैं नजफगढ़ ड्रेन की घटना का उल्लेख करता हूँ। गुरुग्राम में एक नजफगढ़ झील है और उस झील का पानी
इसलिए वहाँ इकट्ठा हो जाता है कि नजफगढ़ जो ड्रेन है, नजफगढ़ एरिया के आने के बाद उसकी सफाई ही नहीं की जाती। दिल्ली ये सोचते हैं कि वहाँ सफाई करने का हमको क्या लाभ है, हम सफाई करेंगे तो अगर डूबेगा तो हरियाणा डूबेगा, गुड़गांव डूबेगा। गुरुग्राम का वर्षा के दिनों में 3000 एकड़ पानी वहाँ फैल जाता है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की दिल्ली सरकार के लोगों को उस समय कि इस नाले के नजफगढ़ ड्रेन की सफाई कराई जाए। 1 साल उसमें कोई काम नहीं किया गया। अंतोगत्वा मुझे केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट और एलजी साहब को भी निवेदन करना पड़ा कि कोई इसका करिए, हमारे यहाँ गुड़गांव में डूब रहा है गुड़गांव। और ककरोला से आगे नजफगढ़ यानी यमुना नदी तक 5 मीटर का स्लोप है इस नजफगढ़ ड्रेन का, और वो 5 मीटर के स्लोप में पूरी गाद भरी हुई। और आखिर में जब एक ज्वाइंट कमेटी बनी केंद्रीय सरकार की सहायता से मिल करके 20,000 टन ये मलबा उसमें से हमने निकलवाया। यानी ज्वाइंट एफर्ट तक किया। कोई काम अगर करने के लिए ठान ली जाए तो हो जाता है। तो ऐसा दिल्ली सरकार इन चीज़ों पर लापरवाही बरतती है, और उस लापरवाही के कारण से दिल्ली, मैं कहता हूँ, पूरा नर्क बना हुआ है। ये तो एक दिल्ली का सब तरफ, क्योंकि माननीय मंत्री जी, दिल्ली नर्क जैसा बना हुआ है। माननीय मंत्री जी, चलिए ठीक है, माननीय मंत्री जी, मैं शब्द वापस लेता हूँ। रहने लायक जैसी वहाँ फैसिलिटीज होनी चाहिए। आखिर सिविल एमिनिटीज इसको कहते हैं। सिविल एमिनिटीज का मतलब है कि नागरिकों को कैसे सुविधा हो रहने की, ये काम सरकारों का है, और ये सरकारों का सेकंड। और एक बड़ी विचित्र बात है, अंग्रेजी में यदि उसी शब्द का उपयोग करें तो वो पार्लियामेंट्री है, और हिंदी में करें तो अनपार्लियामेंट्री है। ये मैंने क्या था, भाव से होता है। कुल मिलाकर के ये जिम्मेदारी, जैसा मैंने बताया कि बिल्डिंग प्लान की परमिशन ये एमसीडी द्वारा दी जाती है। फायर का जो एनओसी है वो फायर डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जो अगेन दिल्ली सरकार का एक हिस्सा है। और इस सारी जो लापरवाही हुई है, इसमें ज़रूर इसको फिक्सअप करना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही है, उनको इसको ठीक करने के लिए। और जो एफआईआर हुई है उसमें और संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं या जो लोग हैं जिनके नाम उसमें और जोड़े जा सकते हैं, उनको जोड़ना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि ये कृत्य इस प्रकार के और कहीं ना हो, ऐसी लापरवाही कहीं ना हो, लोगों का जीवन सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए ज़रूर मैं कुछ सुझाव देकर के अपनी बात समाप्त करूँगा। क्योंकि भले ही उत्तर मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ही बात बताऊँगा कि हमारा जो विभाग है, जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का, इसमें केंद्र सरकार के प्रति कोई उनकी हमारा ऐसा काम नहीं है। हम तो केवल एक उसकी ड्राफ्ट प्लान वो बनाते हैं, वो बना के दी हुई है, कहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन उसके बाद आगे बिल्डिंग्स बनाने का काम वो सारा एमसीडी का वो सब होता है, दिल्ली सरकार का होता है। उनको इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मेरे इसमें कुछ सुझाव ये हैं कि केवल प्लान बना करके ना छोड़ दिया जाए, बिल्डिंग प्लान बना करके, बल्कि समय समय पर उसको जांच भी करनी चाहिए कि जो हमने परमिशन दी है, क्या वो बिल्डिंग या जो फायर डिपार्टमेंट की ओर से जो परमिशन दी गई है उसको जांच करके कि क्या वो चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही है। आखिर 4 जुलाई को ये जो परमिशन दी गई है, 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट की ओर से, तो 9 जुलाई को भी इंस्पेक्शन तो फायर डिपार्टमेंट ने किया ही होगा। हो सकता है उस दिन वहाँ कोचिंग सेंटर बंद किया हो तो भी उसको आगे पीछे उसके, और फिर उसके बाद जैसे बताया गया कि उसकी शिकायत भी की गई है, वहाँ पर पार्षद को शिकायत की गई, एमसीडी को शिकायत की गई कि वहाँ कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उसके बाद भी उसका कोई निरीक्षण जो है नहीं किया गया। तो इस प्रकार के निरीक्षण का एक पद्धति बनानी चाहिए। सरकार न कर सके तो रेगुलर थर्ड पार्टी असेसमेंट का कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ताकि समय समय पर ऐसा निरीक्षण हो सके और इस प्रकार की घटनाओं को बचाया जा सके। इसी प्रकार डिजास्टर की ऐसी ट्रेनिंग भी ज़रूर होनी चाहिए। घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट भी अगर मजबूत हो तो शायद जैसे बाकी छात्रों के जीवन को बचा लिया गया, थोड़ा सा और मजबूत होते हमारा डिजास्टर डिपार्टमेंट का सिस्टम, दिल्ली के प्रदेश का भी होता है, सेंटर का भी होता है, सभी इसको और मजबूती से काम करें। और ख़ास करके जहाँ कोई कमी पाई जाती है उसको अगर रद्द भी करना पड़े करें कि जो पता लग रहा है कि जिस भवन में वो कोचिंग सेंटर चल रहा है वहाँ जो नाला है, वो नाला उस पर्टिकुलर स्थान के ऊपर बॉल टाइप है,
और नीचे से इतना गहरा है कि वहाँ पानी आके रुकता ही रुकता है, और वो पानी जब रुकता है तो उसका फ्लो जो है वो थोड़ा धीमे होता है, और वहाँ खास करके जब ट्रैफिक चलता है, क्योंकि मैंने भी राजेंद्र नगर में कई बार ऐसा देखा, वर्षा के दिनों में 2-2 फुट पानी ओल्ड राजेंद्र नगर में हो ही जाता है। उसको वाहन चलते समय उसकी जो छाल आती है उसके कारण से जो उसका उछाल आता है वो पानी स्वाभाविक है इस प्रकार की जो बेसमेंट का, और बेसमेंट का रास्ता वो भी इतना भिड़ा है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, उसी रास्ते से पानी आ रहा है, उसी रास्ते से विद्यार्थियों को बाहर निकलना है। तो ऐसे जो इस प्रकार के सिस्टम को जरूर चेक करना चाहिए, और इस प्रकार के डिजास्टर यानी विषयों को लेकर के समय समय पर मॉक ड्रिल भी करानी चाहिए, ताकि कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका बचाव कैसे होगा। तो ये सामान्यतः जो चीज़ें हैं, अगर हमारी सरकारें इसके ऊपर काम करेंगी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आगे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। सदन में इस प्रकार की चर्चा जो हुई, मैं सदन के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ताकि आगे इस प्रकार की समस्या ना आए। फर्दर डिस्कशन ऑन द यूनियन बजट। और आप देख रहे थे राज्यसभा में दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर चर्चा के दौरान आवासीय और शहरी मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को घटना का जिम्मेदार बताया। उन्होंने ये भी जिक्र करा कि 40 साल पुराना जो नाला जिसकी सफाई नहीं हुई थी वो भी कई कारणों में से एक है जिसके कारण ये घटना हुई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में मौजूद ऐसी जो बिल्डिंग है उसमें सभी तरह के निरीक्षण को नज़रअंदाज करने की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और खबरों में आगे देखते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों का जवाब जल्द ही वित्त मंत्री देंगी। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। और इस खबर पर राजेश राज हमारे साथ हैं। राजेश, हम देख रहे हैं राज्यसभा में इस समय एक चर्चा चल रही है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बजट पर भी जो चर्चा हो रही है उसमें राहुल गांधी ने जिन बातों को कहा उसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी आपत्ति दर्ज की है आज। बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर के सवाल पर जो राहुल गांधी के वक्तव्य पहले भी आते रहे हैं और अभी भी आते रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कड़ा प्रतिवाद किया। हालांकि फिर नेता विपक्ष ने राजनाथ सिंह के बयान के तुरंत बाद फिर उनको काउंटर करने की कोशिश की। हालांकि ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने बार बार राहुल गांधी को यह चेताने की कोशिश की कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है बात नहीं करें, बजट पर चर्चा है और बजट से बाहर आप बातचीत न करें। लेकिन राहुल गांधी लगातार जो है वो कई तरह के मुद्दे उठा रहे थे। उन्होंने जाति जनगणना का सवाल खड़ा किया, उन्होंने ओबीसी एससी एसटी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बावजूद हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उस वक्त ऋतु सदन में मौजूद थी और वो भी हैरान थी इस बात को लेकर कि चर्चा बजट पे हो रही है और उसमें जाति जनगणना का सवाल, एससी एसटी ओबीसी का सवाल आ रहा है और वो लगातार कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे, इस सदन से पास कराएंगे। तो जाति जनगणना कराने का अपना एक मैकेनिज्म होता है जिस काम को सरकार अंजाम देती है और मुझे लगता है कि उसका सदन के फ्लोर से कोई लेना देना नहीं है। और जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं और शायद यही वजह है कि तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के लोग थे वो राहुल गांधी के वक्तव्य पर हंस रहे थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो लगातार हैरानी जताने की कोशिश कर रही थी। और हमने देखा कि राहुल गांधी के बयान के दौरान किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने भी
राहुल गांधी के वक्तव्य पर कड़ा एतराज जो है वो जताने की कोशिश की। दिल्ली कोचिंग के मामले में भी लोकसभा में बांसुरी स्वराज ने फिर तिरुवनंतपुरम के जो सांसद हैं शशि थरूर, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, इन तमाम लोगों ने लोकसभा में चिंता जताई और बकायदा राज्यसभा में कोचिंग के मामले में चर्चा जो है वो कराई गई। राजेश राज, पिछले काफी समय से राहुल गांधी सांसद हैं और एक तरह से आज भी जब अपने बजट की चर्चा में उन्होंने हिस्सा लिया तो कई बार लोकसभा अध्यक्ष को ये कहकर टोकना पड़ा कि संसदीय प्रक्रिया और नियमों का पालन करें। जिस तरह से पूरा उनका चर्चा के दौरान उनका हिस्सा लेना था, आखिर क्या वजह थे कि लोकसभा अध्यक्ष को कई बार इस तरह की एक तरह से टिप्पणी और टोकने की जरूरत पड़ी? देखिए ऋतु, आपको याद होगा कि एक बार सदन के भीतर हमने देखा था कि जो पुरानी संसद थी उसके भीतर जब चर्चा चल रही थी और राहुल गांधी अचानक से जाकर लोकसभा के नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले से जाकर लिपट गए, तो इस तरह की जो उनकी जो हरकतें रही हैं वो सदन के भीतर बार बार देखने को मिलती रही है। और आपने देखा होगा कि कई बार वो शब्दों का चयन जो करते हैं उसमें रिपीटेशन भी दिखाई पड़ता है। कई बार एक ही बात को 2-3 बार वो कह डालते हैं। जैसे आज ही आपने देखा होगा कि जाति जनगणना का जो मुद्दा था उसको कई बार रिपीट कर दिया, SC ST OBC का सवाल था उसको रिपीट कर दिया। यह भी सवाल खड़ा किया कि बजट बनाने में जिन 20 अधिकारियों ने हिस्सा लिया आप कहो तो हम उनका नाम गिना दें। अब सदन के फ्लोर पर जिन चक्रव्यूह का वो जिक्र कर रहे थे उसमें भी सदन से बाहर के कई लोगों का वो जिक्र कर रहे थे। तो यह संसदीय परंपरा, संसदीय आचरण के विरुद्ध है। शायद यही वजह है कि स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कहा कि आप नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आपको पढ़ लिख कर भी आना चाहिए, आपको नियमावली का पूरा अध्ययन होना चाहिए। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ऋतु कि लोकसभा स्पीकर किसी सदस्य को ये कहे कि आप पढ़ लिख कर सदन में आए, नियमावली का पूरा अध्ययन करके आए। तो उसमें कहीं न कहीं जिस वो चक्रव्यूह का जिक्र कर रहे थे उसमें कई बार सदन से बाहर के जो लोग थे उनका वो जिक्र कर रहे थे जो संसदीय नियमावली के आचरण के विरुद्ध है। और शायद ये वजह है कि वो स्पीकर ओम बिरला ने उनको कई बार टोका। सत्ताधारी पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनको टोका और लगातार यह जताने की कोशिश की गई कि भाषण आपका बजट पर है और बजट से इतर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन बजट के प्रावधानों पर अगर सत्ता पक्ष को घेरने की वो कोशिश करते तो शायद इतनी हैरानी लोगों को ना होती। लेकिन राजेश, ये भी जानना जरूरी है कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहा कि रक्षा मंत्री को उठकर एक आपत्ति भी दर्ज करनी पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर अगर किसी तरह के क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो अग्निवीर को लेकर गुमराह करने वाली हैं। तो वो उस पर अगर लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे तो वो स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। ऐसी उन्होंने बात कही, तो वो क्या बातें थी जो राहुल गांधी ने कही हैं? राहुल गांधी इसके पहले भी अग्निवीर के सवाल पर सरकार को घेरते रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए जो शहीद परिजनों को देने का मसला है वो सरकार नहीं दे रही है और इसका क्लैरिफिकेशन पहले भी दिया जा चुका था। और आज भी रक्षा मंत्री ने उनके भाषणों पर ऐतराज जताया। फिर उसके बाद जब राहुल गांधी खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रुपए हमने दिए हैं, लेकिन वह 1 करोड़ रुपया जो है वो सरकार की तरफ से कंपनसेशन नहीं था बल्कि वो इंश्योरेंस था। ये कहकर राहुल गांधी लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठकर उनकी तमाम बातों को कंट्राडिक्ट किया और सत्ता पक्ष जो है सरकार का पक्ष रखने की उन्होंने कोशिश की। तो राहुल गांधी का भाषण कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की नजरों में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा था, जिसकी वजह से कई बार निर्मला सीतारमण जो है वो हैरानी, अचरज जो है वो जता रही थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो बकायदा उठकर उनका विरोध भी किया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि तमाम भाषणों के जो उनके बिंदु थे वो बजट से बाहर ही दिखाई पड़ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे। उपराज्यपाल ने यहां 3 छात्रों की मौत के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने उपराज्यपाल के सामने अपने मुद्दे रखे। उपराज्यपाल ने मृतक छात्रों के परिजनों के लिए मुआवजा घोषित करने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की बात कही। मैक्सिमम कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ। जो बच्चों जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर दिल्ली सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के ALG VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली के शासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अप्रैल में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मौजूदा परिस्थितियों में विशेष रूप से जलापूर्ति, वायु गुणवत्ता, सार्वजनिक परिवहन, प्रदूषण और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे शामिल थे। लेकिन इस बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया था। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवक ने प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर छात्रों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर UPSC की तैयारी कर रहे छात्र अविनाश दुबे ने 3 अभ्यर्थियों की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्र नगर निगम और दिल्ली सरकार की उदासीनता की वजह से हर साल जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। चिट्ठी में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कोचिंग सेंटर में आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा उपायों को भी सुदृढ़ किया जाए, ताकि कोचिंग संस्थान का नियमित रूप से ऑडिट किया जाए। छात्रों के लिए उचित निकासी मार्ग, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और नियमित स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट हादसे को लेकर MCT कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कहा है कि यह हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई करते हुए JE को टर्मिनेट और AE को सस्पेंड किया जा चुका है। अतिक्रमण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। एक तो ये है कि वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमेटिक चीज़ है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं, उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे, जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। JE था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो AE थे उसको हमने सस्पेंड कर दिया। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ ही संवाददाता विशाल बेरिस्तो जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है आम आदमी पार्टी पर, और साथ ही साथ अब LG ने भी जिस बात को सामने रखा है, जिसमें यह कहा गया है कि अप्रैल में बैठक बुलाई गई थी जिसमें दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री ने कोई हिस्सा नहीं लिया, ये कई बड़े सवाल खड़े करती है। जी विशाल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, विशाल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विशाल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। बिल्कुल विशाल, भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर संसद तक हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। आपके पीछे भी इस समय हम देख रहे हैं जहां छात्रों का भी विरोध प्रदर्शन एक तरह से है। LG से मुलाकात भी हुई। LG ने एक बड़ी बात कही है कि अप्रैल में जब दिल्ली की व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई थी तो दिल्ली सरकार के किसी मंत्री ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। ये कई बड़े सवालों को रख रही है सामने।
जी बिल्कुल ठीक कहा ऋतु आपने। अभी कुछ देर पहले एलजी आए थे। सबसे पहले स्टूडेंट से हम बात करेंगे जो अपनी डिमांड्स लेके यहाँ पर खड़े हैं। देखिए इमीडिएट कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। ख़ास तौर से राव आईएएस जो इंस्टीट्यूशन है उसकी ये मॉरल जिम्मेदारी है कि वो और सरकार दोनों मुआवजा दे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को जो खबरें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको विदहोल्ड नहीं करना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। ये तमाम इनके पॉइंटर्स हैं। ये मिले हैं कुछ छात्र एलजी से। सबसे पहले इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या आपकी बात हुई है एलजी से, क्या बोला आपने और एलजी ने आपको क्या बोला है? सर एलजी सर से हमने बात की है, हम लोगों ने उन्हीं को सारे पॉइंट रखे गए हैं। एलजी सर ने हमसे ये भी डिमांड बोला है कि 2 दिन बाद कमेटी में लगेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, उनसे हम 5 बजे शाम को मिलने वाले हैं। 2 दिन बाद फिर इंस्टीट्यूट वगैरह से मिलेंगे। तो हम लोगों से उनसे एक और रिक्वेस्ट है जो हम उनसे नहीं कह पाए कि उस कमेटी मेंबर जो होगी मीटिंग उसमें हम स्टूडेंट भी जाना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या संतुष्ट हुए एलजी से मिलने के बाद? किस तरह का उन्होंने आपको आश्वासन दिया है? क्योंकि ये प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है, अभी तक गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ रिएक्शन आया नहीं है। आपको एक चीज़ बताऊं, स्टार्टिंग से बात करते हैं कि ये बारिश 6 बजे बंद हुई। सैटरडे को बारिश 3-4 बजे हुई, 6 बजे बंद हुई। फिर 6 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक लगातार पानी निकाला गया। पहले तो छोटे छोटे मोटरों से निकाला गया। आप खुद सोचिए छोटे मोटर से कैसे निकाल पाएंगे। फिर रात के 1 बजे के करीब बड़े वाले जो होते हैं ना टैंक, वो आए तो और फिर भी ये ऐसे बोल रहे थे। आज जो सर पहली चीज़ तो, फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया। विधायक, सांसद जो भी आए 5-5 मिनट के लिए आए, वो ठीक है। हमें आज एमसीडी ने 3 बुलडोजर भी तैनात किए और वो कुछ नालियाँ खोद के चले गए। तो ये किस तरह का एक्शन देखा आपने? सर ये जो एमसीडी का एक्शन है ये सबको पता है मानसून से पहले होना चाहिए, बट ये कंप्लेन केस होने के बाद 4 दिन पहले हमारा भाई एक नीलेश राव इलेक्ट्रिसिटी पोल करंट करने से मर गया। वो भी किस लिए? बारिश हुई, बाहर निकला खाने पीने के लिए और पोल से करंट लगने से मर गया। आज बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, उनकी क्या गलती है कि वो पढ़ रहे हैं? सीवेज लाइन में आप कचरा फंसा है, सफाई नहीं हो रही है, एमसीडी करप्शन है, लाइब्रेरी में बेसमेंट में लाइब्रेरी है सारी, इसका कौन जवाब देगा? अच्छा ये बताइए कितना पैसा देते हैं आप इन इंस्टीट्यूट्स को और अपने यहाँ रहने का कितना देते हैं? अगर आप इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक इंस्टीट्यूट में अगर आप जीएस का कोर्स लेते हैं तो 2 लाख से 1 लाख से 80 से 2 के बीच का पड़ता है। आप ऑप्शनल ऐड करते हैं तो 50,000 और देंगे। आप टेस्ट सीरीज लेंगे 30,000 और दीजिए। लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो साल का 30-40 हज़ार रुपये वो अलग दीजिए। आपको कोई मेंटर चाहिए 25,000 उसकी अलग दीजिए। मतलब हर चीज़ पे हम लोगों से पैसा लिया जा रहा है। हर बात रहने की हो गई, एक माचिस की डिब्बी जितने रूम है आप जाके देख के आइए, आप कहीं भी कोई भी रूम खोल के दिखा देगा 25 हज़ार रुपये रेंट है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये जो सारी बातें कह रहे हैं, यहाँ पर रहना भी बहुत महंगा है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही है उनको रोक लगाई गई और जो फर्स्ट फ्लोर पे जो लाइब्रेरी चल रहे हैं उन्होंने अपने रेट्स अचानक बढ़ा दिए। 1,500-2 हज़ार नीचे की लाइब्रेरी के बेसमेंट की और अब सीधे 5,000। आप बताइए ये बच्चे कैसे अफोर्ड करेंगे? कब तक अपने पेरेंट्स पे ये बोझ बने रहेंगे? और आप ये देखिए कि ये अकेले नहीं है, ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लिस्ट ऑफ डिमांड्स ये लिख रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस मामले के अंदर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लीपापोती ना हो और इसके अंदर जो है पॉलिटिसाइज इस मामले को बिल्कुल ना किया जाए। और आम आदमी पार्टी के जो लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं या इन छात्रों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बातचीत नहीं चाहिए, इनको एक्शन चाहिए। इनको एक्शन चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। और ये जो पूरा इलाका है लिटियन से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जो पॉश इलाका है, और उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह के अगर हालात होते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक है और एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा विशाल। उससे पहले हम बताएं कि 3 छात्रों की मौत के बाद आखिरकार दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दिल्ली नगर निगम के 3 बुलडोजर पहुंचे और राजेंद्र नगर के आईएएस कोचिंग संस्थानों के अवैध अतिक्रमण हटाए गए। दरअसल दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और इस घटना के बाद चौतरफा हमला जब एमसीटी और दिल्ली सरकार पर हुआ तब जाके दिल्ली सरकार ने ये एक्शन लिया है, एमसीडी ने, और आज एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे हैं और कुछ अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। हालांकि ये लगातार बात हो रही है कि ये शायद इस घटना से पहले हो जाता, ये तमाम कार्रवाई, तो उन 3 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। आज लगातार उन कोचिंग सेंटर्स, जिन 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है, राव कोचिंग सेंटर और अन्य कोचिंग सेंटर के बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ये जितने भी कोचिंग सेंटर इन इलाकों में हैं
उनका ऑडिट होना चाहिए, उनमें जो तमाम वो असुविधाएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। और ये जो संस्थाएं हैं जिनको इन बिल्डिंग्स के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें अपने काम को पूरा करना चाहिए। जो अभी तक नहीं हुआ है उन्हें उन बातों की सज़ा मिलनी चाहिए उन संस्थाओं को जिनकी अनदेखी की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई है। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, हम जानते हैं कि जिस तरह से एमसीडी ने, एक तरह से कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हमला होने लगा एमसीडी की पूरी कार्रवाई को, नज़रअंदाजी को लेकर, अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर दिल्ली सरकार पर, तो एमसीडी ने ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हालांकि अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन छात्रों के बड़े नुकसान होने जा रहे हैं। जी ऋतु, मैं आपको ये बता दूं कि सुबह से जब 3 बुलडोजर आए तो सबके मन में ये बड़ा सवाल था कि क्या इन स्ट्रक्चर्स को गिराया जाएगा, क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कोई ज़बरदस्त कार्रवाई होने वाली है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं, और कुछ ही दूरी पर ये बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जो जाम नालियाँ हैं सिर्फ उन्हीं को वो साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मानसून से पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब ये बहुत देर हो गई। आप देख सकते हैं 3 जेसीबी की मशीनें हैं, वो यहाँ पर सिर्फ सफाई कर रहे हैं, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो मलबा यहाँ पर जमा है अब उसको उठा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एक्शन है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है, इंसिडेंट हो चुका है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ऋतु आपको बताना चाहूँगा, एक मेल गया था राउज इंस्टीट्यूट, जो मेरे सिर्फ दाहिनी तरफ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं। ये राउज इंस्टीट्यूट की तरफ से एक में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने, किशोर सिंह कुशवाहा ने दिल्ली। जी विशाल हमारे साथ बने हुए हैं, ये तमाम आप दृश्य देख रहे हैं। जेसीपी वहां पर मौजूद है। जो अतिक्रमण यानी कि जो नालियां बंद हैं, उन नालियों के हिस्सों को जो कवर किया गया है इन इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसे तोड़ा जा रहा है। तो विशाल कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने भर की कार्रवाई के तहत। जी विशाल, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ ऋतु, मैं आपसे ये कह रहा था, ये जो इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं यहीं पर ये हादसा हुआ है। राउज आए वाला एक लड़का जिसका नाम किशोर सिंह कुशवाहा था, उसने 18 तारीख को एक मेल डाला, एक कंप्लेंट दर्ज की ऑनलाइन दिल्ली सरकार के वेबसाइट पर, और उसने कहा कि देखिए यहाँ पर बेसमेंट पे लाइब्रेरी चल रही है, और बेसमेंट जो है वो गोदाम के लिए होता है, जिसके जो बड़ा हादसे को इनवाइट कर रहा है, और मानसून आने वाला है। उसका बाकायदा 26 तारीख को वो रिसीव हुई। 18 से 26 तारीख का के बीच में जो फासला भी था उसमें आप समझ सकते हैं कितनी देर से उन्होंने उसको रिसीव किया, और उसका बाद ये हमें पता है कि 27 तारीख की रात को ये हादसा हो गया। तो 18 से 26 तारीख तक एमसीडी की तरफ से उसका जो कंप्लेंट है उसको एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो जब बच्चा कंप्लेंट कर रहा था तभी अगर बेसमेंट की लाइब्रेरीज के खिलाफ एक कोई एक्शन हो जाता तो कम से कम ये हादसा नहीं होता। अचानक पानी आ गया, कोई बाढ़ तो आई नहीं दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ पर पानी का ओवरफ्लो होने का मतलब यही है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से क्लॉग्ड था, बंद थी, जाम थी नालियाँ, और ऐसे में बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। उनके सपने वो लेकर आए, अलग अलग राज्यों से, दूर दराज इलाकों से आईएएस बनने के सपने वो लेकर आए थे, लेकिन उनकी मौत हुई गंदे पानी में। वो सूएज का पानी था जिसके अंदर तमाम गंदगी थी, इसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालांकि काफ़ी लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो 3 बच्चे जो मरे वो इसी वजह से मरे क्योंकि सूएज के पानी में उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे कहते हैं बायोमेट्रिक का दरवाज़ा था, वो लाइट जाने की वजह से जैम हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर लोगों ने बताया कि जब लाइट चली जाती है तो बायोमेट्रिक के दरवाजे फ्री हो जाते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, और इस बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि अभी भी बहुत सी अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज चल रही हैं। विशाल, इस इलाके में जितने कोचिंग सेंटर्स हैं ये कोई आज या पिछले 5 साल के नहीं है, 10-15 साल से ये तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं, और एक तरह से पूरी व्यवस्था का संरक्षण इन कोचिंग सेंटर्स को रहा है। इस तरह की अव्यवस्था अगर है जिसकी कंप्लेंट अगर पढ़ने वाले बच्चे भी करते रहे, क्योंकि वो हर मौसम में इस चीज से 2-4 होते रहे होंगे, पानी भरता रहा होगा इलाके में, ये डर उनको था, इसके बावजूद दिल्ली सरकार की चुप्पी क्या सवाल खड़े कर रही है? और इस तरह से जो जेसीबी भेज के जो तोड़फोड़ की जा रही है, क्या ये दिखाने भर की कार्रवाई लगती है? जी ऋतु, देखिए मुझे तो दिखाने भर की कार्रवाई लगती है, और अभी भी वो जारी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से आपको दिखाएं। सुबह ये आ गए थे यहाँ पर
जो जेसीबी की 3 मशीनें आ गई थी और सुबह से लेकर अब तक इन्होंने जो साइड का जो पेवमेंट है सिर्फ उसको ही इन्होंने साफ किया है, उसको उखाड़ा है और अभी भी वो पूरी तरह से हो नहीं पाया है। उसको भी ये सिर्फ साफ करने के लिए अभी काम कर रहे हैं। काफ़ी देर तक तो ये जेसीबी मशीनें खामोश ही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लोग भी कंफ्यूज हो गए कि क्या ये इलीगल स्ट्रक्चर्स गिराए जाएंगे, तो क्या इस पूरे इलाके को खाली कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और वो न्याय चाहते हैं। ऋतु, वो न्याय चाहते हैं। लाखों रुपए खर्च करते हैं वो सिर्फ दिल्ली आकर पढ़ने के लिए और उनको प्रॉपर फैसिलिटी भी यहाँ नहीं मिल रही है। छोटे छोटे कबूतर खानों जैसे कमरे, मैं अभी एक स्टूडेंट से मैं मिलकर आया हूँ, छोटा सा उसका कमरा था और उसका जो किराया है वो 15,000 रुपये और उसको एक छोटे से कमरे के लिए जिसमें एक छोटा सा बेड लगा हुआ है और कोई जगह भी नहीं है, इसमें वो 15,000 रुपये देता है। 2 महीने का किराया, 2 महीने की सिक्योरिटी प्लस दलाल को पैसे देना वो अलग, और इसके अलावा इनकी फ़ीस जो मनमानी होती है। क्या करें, आपके अरमान हैं, आपके ख्वाब हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आपको प्रेशर होता है, इसलिए ये बच्चे आते हैं और ना जाने कितने छोटे बड़े मिला के ना जाने कितने इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर खुले हुए हैं। ये दुकानें हैं जो सिर्फ सपने बेचती हैं और दुखद बात यह है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए जब बच्चे सब कुछ दाव पर लगाकर यहाँ पर आते हैं तो वो आज 3 जिंदगियां खत्म हो गई हैं और उनके सपने भी उनके साथ चले गए हैं। बिल्कुल विशाल, मुखर्जी नगर की वो घटना जिसमें जब एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी और आज ओल्ड राजेंद्र नगर का ये कोचिंग सेंटर जहां बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है, ये तमाम वो घटनाएं हैं जो व्यवस्था में स्थापित भ्रष्टाचार को दिखाती हैं। क्योंकि कोई 1-2 एजेंसी नहीं है विशाल, कई एजेंसियां हैं जो इस तरह की बिल्डिंग्स के रखरखाव को देख रही हैं। अगर कोई भी एजेंसी नहीं काम कर रही है तो इसका मतलब कि व्यवस्था और प्रशासन में किस कदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि उसकी अनदेखी की जा रही है। और क्या 2 एमसीडी के 2 अधिकारियों को निलंबित करके और चंद जेसीबी भेज के क्या इसकी भरपाई की जा सकती है? देखिए ऋतु, पिछली बार भी जयपुर, माफ़ कीजिए, दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे और हमने देखा कि कितने मीडिया में उसको कवर किया गया था और आईटीओ तक भी लबालब पानी भरा हुआ था। तो क्यों एमसीडी नहीं चेती, क्यों एमसीडी ने पहले से एक्शन नहीं लिया? और छोटी सी बारिश के अंदर अगर आपकी लापरवाही की वजह से 3 जानें चली जाती हैं, आपका क्या गया? एक सस्पेंशन लेटर लेके आप सस्पेंड होकर कुछ दिन के लिए बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या? लेकिन ये स्केपगोट बनाया जा रहा है, आप सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं। 3 जनों को सस्पेंड करना क्या 3 जनों की जिम्मेदारी थी? ये पूरा एक नेक्सस है, ये पूरा एक सिस्टम है। इन दुकानों से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक एक पूरी चेन बनी हुई है जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि पैसा चलता है, पैसा देकर ये सारे काम करवा लिए जाते हैं। कैसे लीगल स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाते हैं, कैसे अंडरग्राउंड के अंदर लाइब्रेरी चलती है, क्या यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था? ये सब, इन सब के बारे में पता था। और शायद अगर बारिश का अचानक इतनी नहीं होती, यहाँ पर ड्रेनेज क्लॉग्ड नहीं होता, तो ये लाइब्रेरीज बदस्तूर जारी रहती है, इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन वो दिन ऐसा था, 18 तारीख को शिकायत की गई, 26 तारीख को शिकायत रिसीव की गई, वो सब ऑनलाइन हमारे पास सबूत मौजूद है, और 27 की रात को ये ज़बरदस्त हादसा होता है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है स्थानीय व्यवस्था, जिम्मेदार है दिल्ली सरकार, जिम्मेदार है एमसीडी। और वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने अपना कुछ नहीं खोया, उन्होंने पैसे बनाए और इन्होंने अपनों को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। और ये बच्चे तमाम आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये 2 दिन से यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, न्याय के गुहार लगा रहे हैं। ये चाहते हैं कि गुनहगारों को सज़ा दी जाए, लेकिन गुनहगार कहाँ हैं? क्या इस राउस इंस्टीट्यूट को चलाने वाला सिर्फ अकेला वो गुनहगार है? क्या वो जो एमसीडी के बिल्कुल विशाल, सवाल यही है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी और 2 अधिकारियों का निलंबन, क्या बस इतनी ही कार्रवाई काफी होगी इस पूरी घटना के लिए? या घटना के पीछे या इतिहास में दर्ज तमाम वो संस्थाएं जिनकी अनदेखी की वजह से इस तरह की घटना हुई है और ये अनदेखी अभी भी रुकी नहीं है, इस पर किस तरह की बड़ी कार्रवाई होगी? बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें
जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दिल्ली में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के 400 छात्रों के दांतों और कानों की जांच हेल्थ चेकअप के माध्यम से की गई। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को डेंटल हेल्थ से जुड़ा परामर्श और स्वस्थ दांतों के लिए एक चिकित्सीय किट भी दी गई। शरीर का हर अंग बेहद खास है, जिसका समय समय पर चेकअप जरूरी होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग, दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय, एसजीटी विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट इंडिया के सहयोग से विशेष श्रवण जांच शिविर और मौखिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट पद्म भूषण डॉक्टर अनिल कोहली की मेंटरशिप में आयोजित इस शिविर में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के 400 छात्रों के दांतों और कानों का चेकअप किया गया। साथ ही उन्हें उचित परामर्श भी दिया गया। चॉकलेट खाएं, लेकिन कम मात्रा में खाएं और खाने के बाद 2 दफा ब्रश करें। हम बिल्कुल नहीं बंद करेंगे और आपको हमने दी भी है। मानद ब्रिगेडियर पद्म भूषण डॉक्टर अनिल कोहली ने शिविर के बारे में जानकारी दी। आज हमारी जो एवरेज एज है वो 67 ईयर्स है। जब आदमी ज़्यादा दिन जिएगा तो उसको एक अच्छे स्वस्थ दांतों की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं था, तो ओरल हेल्थ वाज द लास्ट प्रायोरिटी। लेकिन आने वाले समय में जब युवा लोग 40% ऑफ द यूथ इज़ द यंग इन दिस कंट्री एंड दे वर्क इन द सोसाइटी, दे मूव, तो एवरीवन वांट्स कि उसका स्वस्थ दांतों, चमकते दांतों, मुस्कुराहट अच्छी हो। तो एक अच्छी मुस्कुराहट के लिए हम उनकी जो भी मदद कर सकते हैं टू फेस, तो बेसिकली डेंटिस्ट का रोल क्या है? टू रेस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन एंड लेट हिम फेस द नॉर्मल लाइफ एंड ही कैन स्माइल बेटर एंड ही कैन लिव बेटर। इस मौके पर छात्रों से संवाद कर उनके सवालों के जवाब भी दिए गए, ताकि वो खुद के दांतों और कानों की महत्ता को कम उम्र से ही जानें और उनकी उचित देखभाल कर सकें। डीडी न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। यह आरोप पत्र हाई प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए केजरीवाल की याचिका के मुद्दे पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया। वहीं आज हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। जापान में चल रही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की क्वाड बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद चारों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। चीन को कड़ा संदेश देते हुए संयुक्त बयान में कहा गया है कि वैश्विक भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, साझा चुनौतियों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। भारत प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के अन्य देशों के साथ स्थिरता और समृद्धि के लिए अपने संबंधित दृष्टिकोण और क्षेत्र के लिए ठोस लाभ प्रदान करने के लिए क्वाड के लिए अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतन हुआ। किसी भी एक तरफा कार्रवाई जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है, उसके प्रति अपना कड़ा विरोध दोहराते हैं। दक्षिण चीन सागर में जबरदस्ती और डराने वाले युद्धाभ्यास के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना जारी रखते हैं। वहीं क्वाड देशों ने अपने संयुक्त पत्र में कहा कि हम तटरक्षक और समुद्री सैन्य जहाजों के खतरनाक उपयोग, विभिन्न प्रकार के खतरनाक युद्धाभ्यासों के बढ़ते उपयोग और अन्य देशों की अपतटीय संसाधन शोषण गतिविधियों को बाधित करने के प्रयासों के बारे में भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। भारत के 5 छात्रों ने ईरान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड में देश का परचम लहराया है। भारत से 5 छात्रों के दल ने ओलंपियाड में हिस्सा लिया था और सभी छात्रों ने पदक हासिल किया। छात्रों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रिधम केडिया और मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले वेद लाहौटी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि महाराष्ट्र के आकर्ष राज सहाय, उत्तर प्रदेश के भव्य तिवारी और राजस्थान के
जयवीर सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल कर वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। बता दें, भारतीय दल का नेतृत्व प्रोफेसर दीपक गर्ग, डॉक्टर श्रीत पथारे, प्रोफेसर AC बियानी और प्रोफेसर विवेक भिड़े कर रहे थे। और अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। पेरिस ओलंपिक में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता मामूली अंतर से पदक से चूक गए। फाइनल में अर्जुन शुरू से ही पदक की रेस में बने हुए थे, लेकिन अंतिम क्षणों में पदक उनके हाथ से निकल गया और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। फाइनल के दौरान अर्जुन ने केवल 2 बार 10 से कम का स्कोर किया और वहीं उनके पदक न जीतने का कारण बना। अर्जुन बबूता ने फाइनल में 208.4 का स्कोर किया, जबकि स्पर्धा का स्वर्ण चीन के नाम रहा। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल के लिए भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने क्वालिफाई कर लिया है। खिलाड़ी अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड में 580 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। फाइनल मुकाबला कल दोपहर 1 बजे होगा। वहीं रिदम सांगवान और अर्जुन सिंह चीमा इस स्पर्धा में 576 अंक के साथ 10वें नंबर पर रही। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में भारत की रमिता जिंदल 7वें स्थान पर रहीं। रमिता ने शानदार शुरुआत की, लेकिन वो इसे अंत तक बरकरार नहीं रख सकी। कड़े मुकाबले के बीच रमिता ने 145.3 का स्कोर किया। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ओलंपिक के शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज मनु भाकर की उपलब्धि से खुश नजर आ रहे हैं। उनसे ओलंपिक में भारत की उम्मीदों और प्रतियोगिता से जुड़े अन्य मसलों पर खास बात की हमारे साथी संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, जो बात करेंगे मनु भाकर के शानदार प्रदर्शन पे। सर, क्या परफॉर्मेंस रहा है? जो टोक्यो में जो एक हार्ट ब्रेक था, उसको मनु ने पेरिस में एक तरह से शानदार प्रदर्शन के साथ पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया। सबसे पहले तो मैं मनु भाकर को अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत का खाता खोला है, देश का गौरव बढ़ाया है। मैं उसको अभिनंदन करता हूँ जी। सबसे पहले बताइए सर, क्योंकि ये जो है मनु भाकर क्लासिक एग्जांपल है, भारत सरकार का जो टॉप्स प्रोग्राम है, खेलो इंडिया प्रोग्राम है, वहाँ से निकल के आई है। और ये देखा जा रहा है कि जितने भी खिलाड़ी आए हैं पिछले कुछ सालों में, वो इसी प्रोग्राम से निकल के आ रहे हैं। स्वाभाविक है, मोदी जी ने देश में खेलों के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए खेलो इंडिया का इनिशिएटिव लिया, और इस बार भी देखा होगा 900 करोड़ से अधिक का बजट भी आवंटन करा गया, ताकि देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। देश में जो हमारे खिलाड़ी हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, खेलते हैं, उसमें रही टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कीर्ति प्रोजेक्ट चलाया गया, और कीर्ति प्रोजेक्ट के द्वारा टैलेंट को आइडेंटिफाई करा गया, और उनके बाद जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ऐसे खिलाड़ियों को टॉप में, यानी कि टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल करा जाता है। उसमें हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सके, उसके लिए सारी व्यवस्था की जाती है, और उसको आर्थिक संसाधन की कोई कमी ना रहे। हमारी मनु भाकर भी हमारे टॉप स्कीम की लाभार्थी रही है, उसको भी इस स्कीम से सहयोग मिला है। और वैसे हमारे जो 117 खिलाड़ी ओलंपिक्स में गए हैं, सभी को टॉप स्कीम से आर्थिक सहयोग मिला है, ताकि वो बेस्ट कोच रख सके, नेशनल इंटरनेशनल उसको एक्सपोजर मिले। बहुत से खिलाड़ियों को बाहर विदेश में जाने का भी मौका मिल रहा है। ये बहुत कम देखा जाता है कि आप बाहर जाइए, ट्रेन कीजिए, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बाहर जाके वो ट्रेनिंग ले सके। हमारे मनु भाकर भी जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग लिया था। उसके पीछे भी जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी, भारत सरकार ने करा था, और इसलिए ही जब वो प्रधानमंत्री जी को मिली, तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि खेलो इंडिया से मेरे जैसे कई खिलाड़ियों को बहुत सहयोग मिला है, एक्सपोजर मिला है, और प्रधानमंत्री जी को थैंक यू भी कहा था। सर, प्रधानमंत्री से आपने बात की, प्रधानमंत्री ने कल उनको फ़ोन भी किया। एक मतलब शायद ये बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री खुद जो विनर है उनको फ़ोन करके बधाई देते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, जब मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो स्वयं ने उसके साथ बातचीत करी, उसको प्रोत्साहित करा। यही बताते हैं कि मोदी जी की खेलों के प्रति कितनी प्राथमिकता है। आखिरी सवाल सर, कि
पहला मेडल तो आ चुका है, कितने मेडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेरिस गेम्स में, और क्या इसके बाद हम और भी इंटरनेशनल इवेंट देश में भी आयोजित कर सकते हैं? हम इतना अवश्य कहूँगा कि हम सब भारतीय लोग चीयर फॉर भारत हैशटैग से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं और हम अवश्य अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये थे केंद्रीय खेल मंत्री जो बता रहे थे कि भारतीय टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और मनु भाकर के साथ शुरुआत हो चुकी है। आगे भी कई खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश करेंगे पेरिस गेम्स में और भारत के लिए पदक लाएंगे। क्या पर्सन सुमित नौटियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। टीजी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डी न्यूज़। नमस्कार।